Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter Center and State Relations. We did start with financial relations and saw allocation of taxing powers. आज हम थोड़ा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन भी प्रोवाइड करता है बिटवीन पावर टू लेवी टैक्सेस एंड कलेक्ट टैक्सेस and power to appropriate the proceeds of the taxes so levied and collected. राइट जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो इनकम टैक्स जो है इट इज़ लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, बट उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होती हैं? सेंटर और स्टेट के बीच में. ऑल्सो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं. कैसे रिस्ट्रिक्शंस? रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्सिंग पावर ऑफ स्टेट. जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो स्टेट है वो एक तरीके का टैक्स इम्पोज कर सकता है जिसे आप बोलते हो प्रोफेशन से रिलेटेड टैक्स, राइट? ट्रेड से रिलेटेड, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट्स. सो स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स. रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये है कि एनी सच टैक्स, द टोटल अमाउंट ऑफ सच टैक्सेस पेबल बाय एनी पर्सन शुड नॉट एक्सीड ₹2500 per annum. Is that clear? If we talk about second restriction, तो आप देखेंगे जो स्टेट है वो प्रोहिबिटेड है उसको टू इम्पोज टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन 2 केसेस. 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो स्टेट है वो टैक्स नहीं लगा सकता ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कौन से ऐसे 2 केसेस हैं? सबसे पहले अगर ऐसी कोई सप्लाई जो है वो आउटसाइड द स्टेट हो रही हो, द सप्लाई इज आउटसाइड द स्टेट. सेकेंड केस है जहां पे ये जो सप्लाई है इट इज टेकिंग प्लेस इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है. एक और स्पेशल पावर जो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास है वो ये है कि पार्लियामेंट एम्पावर्ड है टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग. ऐसे प्रिंसिपल्स को वो फॉर्मुलेट कर सकता है जो डिटरमाइन करे कि कब ये गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई जो है वो स्टेट के बाहर हो रहा है या कब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई है ये इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है. तो ये डिटरमाइनिंग पावर पार्लियामेंट के पास है. इसके अलावा आप देखेंगे जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स ऑन कंजम्पशन एंड सेल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन और सेल पर टैक्स इम्पोज कर सकता है स्टेट. बट कंडीशन क्या है यहाँ पर? रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि ऐसा टैक्स स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता जब कंजम्पशन या फिर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेंटर द्वारा कंज्यूम की जा रही हो या सेंटर द्वारा सेल की जा रही हो. तब रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट तब इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स. सेकेंड कंडीशन है जब ये कंजम्पशन जो है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ रेलवे के लिए हो रही हो बाय द सेंटर और बाय एनी अदर कंसर्न्ड रेलवे कंपनी. ठीक है. जब ये कंजम्पशन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या ऑपरेशन ऑफ रेलवेज के लिए हो रही हो बाय सेंटर और एनी अदर रेलवे कंपनी, तब भी ऑब्वियसली जो स्टेट है वो इम्पोज नहीं कर सकती टैक्सेस. ऑब्वियसली
अगर यहाँ पे सेल भी हो रहा हो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी, तब भी इम्पोज नहीं हो सकता टैक्स बाय स्टेट। इतना क्लियर है? फोर्थ कंडीशन की अगर आप बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स विद रिस्पेक्ट टू एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड। तो स्टोर्ड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है टैक्सेस, या फिर जनरेशन या फिर कंजम्पशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर सेलिंग, राइट? इतना क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इम्पोज कर सकती है टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, generated, consumed, or sold or distributed by any authority, जिसको किसने एस्टैब्लिश किया हो, पार्लियामेंट ने, फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पे इम्पोज हो रही है, टैक्स इम्पोज कर सकता है स्टेट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है that such a law to be effective should be reserved for president's consideration and receive his or her assent. मैंने क्या बोला कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इट कैन इम्पोज अ टैक्स विद रिस्पेक्ट टू एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, generated, consumed, distributed, or sold by any authority established by the parliament. For what? For regulating or development of any interstate river or river valley. But ऐसा जो law है of taxation, that must be reserved for president's consideration, right? And also president must give an assent to this. ये है restrictions. इतना क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अगर आप 80th अमेंडमेंट को देखें, जो कि ईयर 2000 में आया था, इसके बाद आप 101st अमेंडमेंट एक्ट को देखें जो कि 2016 में आया था, तो आप देखेंगे कि मेजर चेंजेस जो है स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यूज जो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लाया गया है। बहुत ही मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो ये 80th अमेंडमेंट है जो 2000 में आया था, ये क्यों आया था? इट हैड कम टू गिव इफेक्ट टू द 10th फाइनेंशियल कमीशन। उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको इफेक्ट में लाने के लिए ये आया था। क्या रिकमेंडेशन थी ऐसी कमीशन की जिसके लिए इफेक्ट में लाया गया 80th अमेंडमेंट? वो हम देख लेते हैं। कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम certain central taxes and duties, 29% must go to state. क्या? Out of the total income obtained from certain central taxes and duties, 29% must go to states. इसको क्या बोला जा रहा है? Alternative scheme of devolution. ठीक है? एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ये रेट्रोस्पेक्ट में अप्लाई किया गया था। इट केम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम April 1st, 1996। ठीक है? इस अमेंडमेंट की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपको देखने को मिले, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है,
custom duty at par with income tax. ठीक है, तो आप देखेंगे कि दिस अमेंडमेंट एक्चुअली ब्रॉट सेवरल सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स, like custom duty at par with income tax, as far as their constitutionally mandated sharing with state is concerned. तो आप समझ गए ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवल्यूशन. ठीक है, अगर हम 101st अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 101st अमेंडमेंट एक्चुअली पेव द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्स रिजीम. ये कौन सी टैक्स रिजीम थी आपको पता ही है, जीएसटी. अकॉर्डिंगली आप देखेंगे अमेंडमेंट कन्फर्ड कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स हैं जीएसटी को लेकर. किसके पास है? ऑफकोर्स कॉन्करेंट पावर तो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है, टू मेक लॉज फॉर लेविंग जीएसटी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ. जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी ने अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि लेवी करती थी यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसको हटाया. क्यों हटाया? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है टैक्सेस का, उसको हटाने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए जीएसटी लाया गया और एक कॉमन नेशनल मार्केट प्रोवाइड की जाए गुड्स एंड सर्विसेज को, इसीलिए जीएसटी आप देख सकते हैं लाया गया था. कौन से टैक्सेस यहाँ पे आपको सबस्यूम होते हुए नजर आए? तो आप देखेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लेवीड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, सर्विस टैक्स, additional custom duty, commonly known as countervailing duty, special additional duty of customs, central surcharges and cesses. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो आप एक तरीके से बोल सकते थे कि ये सारे जो है सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इन्हें सबस्यूम कर लिया गया जीएसटी के अंडर. सिमिलरली स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स, या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स या ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, taxes on lottery, betting, gambling, state surcharges and cesses, etc. were also subsumed. Right? फर्दर आप देखेंगे इस अमेंडमेंट ने, जो 101st अमेंडमेंट था, इसने क्या डिलीट किया? आर्टिकल 268A एज वेल एज एंट्री 92C फ्रॉम द यूनियन लिस्ट. ये जो दोनों चीजें हैं ये सर्विस टैक्स के साथ डील कर रही थी. ठीक है, इन्हें ऐड किसने किया था? इन्हें ऐड किया था 88 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ने. सर्विस टैक्स एक्चुअली क्या था? सर्विस टैक्स एक्चुअली लेवी करती थी सेंटर. कलेक्ट कौन करती थी और अप्रोप्रिएट कौन करती थी? बोथ सेंटर एंड स्टेट. लेवी सेंटर करती थी, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट. अब फाइनल सिचुएशन क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं. दोनों अमेंडमेंट्स आने के बाद से फाइनल सिचुएशन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 268. आर्टिकल 268 डील्स विथ टैक्सेस जो कि लेवीड है बाय सेंटर